वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। इस जलसागाह में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम आप तमाम को यौम असातिज़ा यानी कि टीचर्स डे के इस पुरमुबारक तकरीब में समीम क़ल्ब से, दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। अब हम अपने तमाम मेहमानान, हमारे मुअज़्ज़ज़ वाइस चांसलर साहब, हमारे आज के मेहमान मुकर्रिर से हम इल्तिजा करते हैं कि डायस पर तशरीफ़ लाएं। हम अपने डीन मैडम से भी इल्तिजा करते हैं, हम अपने HOD सर से भी इल्तिजा करते हैं कि वो डायस पर तशरीफ़ लाएं। हाज़रीन, हम किसी भी अमल की शुरुआत उस रब्बे कायनात के नाम और उसके कलाम से करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम वाला है, हम सबका पालनहार है और जिसके कब्ज़े में हम सबकी जान है। तो आइए हम इस फरीज़े को अंजाम देने के लिए अपने साथी व हाफिज़ जनाब अमान उबैद साहब को शहनशी पर तशरीफ़ लाने के लिए दावत देते हैं। आएँ और तिलावत कलामुल्लाह से इस बज़्म की बाकायदा आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसि फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम वइज़ा क़ील अंशुज़ू फ़ंशुज़ू यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सिटी का तराना सुनेंगे। इसके लिए हम IMC के टेक्निकल स्टाफ से गुजारिश करते हैं कि यूनिवर्सिटी का तराना पेश करें। ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ज़बान उर्दू का आशिया है, ज़बान उर्दू का आशिया है। ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू। कलाम सारे है दर्ज रूह में, कलम से उतरा हुआ बदन है। ये इल्म का शहर घर है मेरा, मेरा मदरसा मेरा वतन है। तालीम का मौसम है, तहजीब की फसलें हैं, हम रोशनी करते हैं, सूरज की नस्लें हैं। उर्दू की उड़े खुशबू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू। जो दाना गुजरे थे इस ज़मीं से, जो दाना गुजरे थे इस ज़मीं से, वो इल्म के बीज बो गए हैं। बड़े हुए जब पौधे बढ़ के, हमारे कद ऊंचे हो गए हैं।
हम चांद की पेशानी जब छू के निकलते हैं, कायनात में है पाँव और मार्स पे चलते हैं। उर्दू की उड़े खुशबू, ये जामिया है ज़बान उर्दू, 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 ज़बान उर्दू का आशियाँ है, ये जामिया है ज़बान उर्दू। मोहम्मद महमूद साहब से बड़े अदब के साथ गुजारिश करते हैं कि आप डायस पर तशरीफ़ लाएं और इस महफ़िल में जलवा अफरोज़ तमाम मेहमानान का खैर मक़दम करें और मेहमान मुक़र्रिर का तारुफ़ भी पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मोहम्मद मुशाहिद सर। डाइस पर मौजूद इज़्ज़त माब सदर जलसा प्रोफेसर डॉक्टर असलम परवेज़ साहब, मौज़्ज़ज़ शेखुल जामिया, आज के मौज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी अल्लामा एजाज़ फ़र्रुख साहब, डाइस पर मौजूद स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की इज़्ज़त माब डीन प्रोफेसर फ़ातिमा बेगम साहिबा, हॉल में मौजूद सभी डीन्स, डायरेक्टर्स, HODs, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स, आप सभी को पुरखुलूस सलाम, ईद की मुबारकबाद और यौमुल असातिज़ा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मौके पर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की जानिब से मैं तहे दिल से आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। ये स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए सादत की बात है कि टीचर्स डे के इनेकाद की ज़िम्मेदारी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इस स्कूल को और डिपार्टमेंट को सौंपी है। हम पिछले चंद बरसों से इस खुशगवार फरीज़े को अंजाम देने की अपनी सी कोशिश करते आए हैं। आप तमाम का ताउन हमेशा से रहा है, आज भी है। इसके लिए मैं पेशगी आप तमाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। हाज़रीन, इस्तक़बालिया तकरीर में दो मौज़ूआत होते हैं आम तौर पर। एक तो मेहमान का तारुफ़ और दूसरे प्रोग्राम की गर्ज़ व गायत। प्रोग्राम की गर्ज़ व गायत स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की मौज़्ज़ज़ डीन प्रोफेसर फ़ातिमा बेगम साहिबा मेरे बाद पेश करेंगी। मेरे ज़िम्मे बतौर ख़ास मेहमान ख़ुसूसी का तारुफ़ है। जहाँ तक अल्लामा एजाज़ फ़र्रुख साहब का ताल्लुक़ है, हैदराबाद के सभी शहरियान और बिलख़ुसूस सीनियर सिटीज़न्स बहुत अच्छे तरीक़े से अल्लामा से वाकिफ़ हैं और आपकी शख्सियत हैदराबाद ही नहीं बल्कि हैदराबाद के अलावा भी दीगर शहरों में, हिंदुस्तान भर में और बैरून मुल्क में मशहूर व मारूफ़ है। आप एक मुमताज़ अदीब व मौर्रिख़ की हैसियत से जाने जाते हैं और आज हैदराबाद में रस्मी या निसाबी तालीम का आगाज़ और इर्तिक़ा इस मौजू पर वो हमको मुखातब करेंगे। देखिए, बुनियादी तौर पर अल्लामा का ताल्लुक़ शहर हैदराबाद से है। वो हैदराबादी हैं। उन्हें अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी और तेलुगु ज़बानों पर उबूर हासिल है, लेकिन उर्दू और हैदराबाद से वालिहाना तौर पर इश्क फरमाते हैं। बड़ा प्यारा जुमला लिखा किसी ने कि ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो हैदराबाद में बसते हैं या हैदराबाद उनमें बसता है। मैं समझता हूँ कि इस जुमले की जैसी दाद मिलनी चाहिए थी लिखने वाले को, पढ़ने वाले को नहीं, वो आप लोग उसको महसूस नहीं कर पाए। एक तवील तजर्बा आपके पास है। इब्तिदाई तालीम घर पर मुकम्मल की आपने, बाद में स्कूल में दाखिल किए गए,
मैट्रिक तक की तालीम उर्दू मीडियम से हासिल की, उसके बाद इंटरमीडिएट विवेक वर्धनी कॉलेज से किया और इंडियन एयरफोर्स से वाबस्ता हो गए। तो अगर आप प्रोफेशन की बात करते हैं तो आपकी शिनाख्त जो है इंडियन एयरफोर्स से होती है। अक्सर ये देखा गया है कि शौक़ और पेशे में कोई ख़ास तालमेल नहीं होता, लेकिन यहाँ ये बात वजह तौर पर कही जा सकती है कि आपने अपने पेशे से भी इंसाफ किया लेकिन अपने शौक़ को भी जारी रखा। आपको लड़कपन ही से उर्दू अदब, शायरी और नस्म निगारी का शौक़ था और हवाई जहाज़ उड़ाना इनका ख्वाब था। चुनांचे दोनों चीज़ों को आप साथ साथ लेकर चले। आपकी शख्सियत एक कसीरुल जहद शख्सियत है। दोनों चीज़ों से इंसाफ करने के साथ साथ आपने अपनी ऐसी शिनाख्त बनाई कि आज मुख्तलिफ़ मकामात पर रहनुमाई के लिए, गाइडेंस के लिए आपको मदऊ किया जाता है। 9 साल की लाजमी खिदमत अंजाम देने के बाद एयरफोर्स से आपने सुबकदोशी इख्तियार की और सर्वे ऑफ इंडिया से आप वाबस्ता हो गए। मुख्तलिफ़ खिदमात आपने अंजाम दी, मुख्तलिफ़ असातिज़ा कराम से आपको इस्तिफ़ादा करने का मौका मिला और ज़ाहिर है कि शख्सियत यूँ ही नहीं बन जाती है, बल्कि मुख्तलिफ़ लोग होते हैं जो शख्सियत पे काम करते हैं और एक तरह से भट्टी में तपाने के बाद ही कोई कुंदन वहाँ से निकलता है। सऊदी अरब में भी आपने मुलाज़मत की, वहाँ की वज़ारत पेट्रोलियम में मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और जद्दे का पहला फ़ज़ाई सर्वे और ज़मीनी कंट्रोल वो जो सिस्टम है वो आप ही का कायम करता है। इससे ज़ाहिर होता है कि शहरों की तामीर व तज़ीन की जो राहें हैं उन पर आपको किस हद तक महारत है। हैदराबाद की तारीख़ और तहज़ीब पर आपकी बहुत गहरी नज़र है। चुनांचे इस ज़िमन में इनकी राय नहायत खुश एतबार समझी जाती है और हरफ़े आखिर का दर्जा रखती है। अल्लामा एजाज़ फ़र्रुख साहब की तहरीरें 1970 से शाये हो रही हैं। ये अलग बात है कि आपने बहुत ही कलंदराना मिजाज पाया तो हर चीज़ ना आपने महफूज की और ना उसकी इशाअत की, अपनी सी कोशिश की। फिर भी कई एक किताबें आपकी शाये हो चुकी हैं जिनमें हैदराबाद शहर निगारां, ग्लिम्स ऑफ द निज़ाम्स डोमिनियन और किताबुज़ ज़ियारात और मतबक़े आसिफ़िया ये किताबें शाये हो चुकी हैं। इसके अलावा इनकी एक बेश कीमत तसनीफ़ मुरक़्क़ा हैदराबाद तेलंगाना उर्दू एकेडमी ने हाल ही में शाये की है जो अपनी रोनुमाई की मुंतज़िर है। हैदराबाद की तकरीबन 1200 कदीम तस्वीरें जो अक्सर हैदराबाद के नाम से 2 जिल्दों में आपकी शाये हुई हैं और मज़ीद 2 किताबें क़र्ज़-ए-जां और सफ़र शर्त ज़ेर तबाह हैं। गुज़िश्ता 50 वर्षों में अल्लामा ने सैकड़ों मजालिस, महफ़िल और अदबी इजलास को ख़िताब किया। उनकी लफ्ज़ियात और लहजा समातों को मशहूर कर देता है। आज यौम असातिज़ा के मौके पर शुबे तालीमात की जानिब से मैं अल्लामा का तहे दिल से एक बार फिर इस्तक़बाल करता हूँ और चंद लम्हात बाकी रह गए हैं कि अल्लामा और आपके दरमियान मैं हायल नहीं रहूँगा। बहरहाल ये मौज़ूज़ मेहमान का मुख्तसर सा तारुफ़ था। तारुफ़ में मैं इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ कि गुफ्तगू हो तो समाअत का मज़ा आता है, गुफ्तगू हो तो समाअत का मज़ा आता है, रूबरू हो तो बसारत का मज़ा आता है। फूल झड़ते हैं कभी और शोले लपकते हैं कभी, फूल झड़ते हैं कभी और शोले लपकते हैं कभी, उसकी बातों में खिताबत का मज़ा आता है। मेरी तो सिर्फ़ फ़ोन पर बातचीत हुई और मैंने जो अंदाज़ा कायम किया वो ये कि गुफ्तगू शुस्ता और मुलाकात में हद आदाब, गुफ्तगू शुस्ता और मुलाकात में हद आदाब, उससे मिलिए तो शराफत का मज़ा आता है। मैं मौज़ूज़ मेहमान के तारुफ़ के बाद आज का जो मौजू है वो मौजू जैसा कि आप देख रहे हैं हैदराबाद में रस्मी या निसाबी तालीम का आगाज़ और उसका इर्तिक़ा।
टीचर्स डे के मौके से इस चीज़ का बतौर ख़ास इस मौजू का इंतखाब अल्लामा ने फ़रमाया है। और ये जो महफ़िल है यहाँ पर टीचर्स के साथ साथ तलबा भी मौजूद हैं। और मैं बताऊँ कि टीचर्स के रोल को देखते हुए, उनकी अहमियत का इतराफ़ करते हुए, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लोग, यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। ये मैं समझता हूँ कि आप तमाम की तरफ से इस पेशे की सताइश का मज़हर है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। जहाँ तक मौजू का ताल्लुक़ है, सिर्फ़ एक बात कहकर मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। मैंने बहुत पहले इस मौजू पर सोचा तो एक अचानक एक थीम मेरे जहन में आया था। उसका मौजू मैंने रखा था एहसास की अदालत। बस एहसास की अदालत में आपके सामने पेश करके रुखसत हो जाऊँगा। तमाम किस्म के मुजरिमीन कठहरे में इस बात के मुंतज़िर थे कि देखिए जज साहब क्या फ़ैसला करते हैं। ज़ानी भी थे, लुटेरे भी थे, डाकू भी थे, स्कैंडल्स में मुलविस बड़े बड़े लीडर्स भी थे। वकीला जब बहस करते तो कभी पासा उनके फेवर में चला जाता और कभी उल्टा पड़ जाता। लोग दमख़ुद थे कि देखे ऊँट किस करवट बैठता है, आया इन बड़े बड़े लोगों को सज़ाएं होती हैं या नहीं होती है। बस वो मौका आ गया कि जज साहब ने अपने फ़ैसले का ऐलान कुछ इस अंदाज में किया कि तमाम गवाहान के बयानात और सबूतों की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि अचानक एक शख्स कमरे अदालत में दाखिल होता है। ठहरिए जज साहब, ठहरिए, अभी फ़ैसला ना सुनाइए, आप मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात सुने बगैर आप अगर फ़ैसला सुना देंगे तो ये इंसाफ नहीं होगा। आप कौन हैं और इस तरह से अदालत में आप कैसे मुक़िल हो सकते हैं? सर, माय लॉर्ड, मैं कौन हूँ ये बाद में जानिएगा, लेकिन मेरा बयान बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर इंसाफ नहीं हो पाएगा। उसके बगैर इंसाफ नहीं हो पाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? माय लॉर्ड, ये बच्चे जो कटहरे में खड़े नज़र आ रहे हैं, बज़ाहिर जुर्म इन्हीं से सरज़द हुआ है, लेकिन माय लॉर्ड ये मुजरिम नहीं हैं। जज साहब, ये मुजरिम नहीं हैं। अगर ये मुजरिम नहीं है तो मुजरिम कौन है? जज साहब, असल मुजरिम मैं हूँ, मैं। आप असल मुजरिम कैसे हो सकते हैं? आप तो निहायत शरीफ आदमी महसूस होते हैं और आपको तो यहाँ पर बुलाया भी नहीं गया था, आप मुजरिम कैसे हो सकते हैं? जज साहब, असल मुजरिम मैं हूँ इसलिए कि जज साहब मैं एक टीचर रहा हूँ। मेरा एहसास ये है कि मैं सही तालीम और तरबियत करता तो जज साहब आज मुजरिम की हैसियत से ही आपके सामने खड़े नहीं हो सकते। अगर आप सज़ा देना चाहते हैं जज साहब तो सिर्फ मुझे सज़ा दीजिए, सिर्फ मुझे सज़ा दीजिए, सिर्फ मुझे सज़ा दीजिए। इस मौजू के साथ मैं डॉक्टर मोहम्मद मुशाहिद साहब को मदऊ करता हूँ। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया सिद्दीकी महमूद साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के अगराज़ व मकासद पर रोशनी डालने के लिए मैं डीन बराए तालीम व तरबियत मोहतरमा प्रोफ़ेसर फ़ातिमा बेगम से नहायत ही अदब व एहतराम के साथ इल्तिमास करता हूँ कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और टीचर्स डे के अगराज़ व मकासद बयान करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मोहतरम वाइस चांसलर साहब, मोहतरमुल मुकाम अल्लामा एजाज़ फ़रूख़ साहब, मेरे अज़ीज़ साथी सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब, तमाम तदरीसी व इंतज़ामी अमले के साथियों और अज़ीज़ तलबा, जैसा कि हम सब जानते हैं आज यौम असातिज़ा के ज़िमन में इस जलसे का एहतमाम किया गया है। हम और आप सभी अपने स्कूली दौरे तालीम में हर साल 5 सितंबर को यौम असातिज़ा मनाते रहे हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में यौम असातिज़ा के मौके पर हम न सिर्फ असातिज़ा की खिदमात को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं, बल्कि उस हस्ती की खिदमात का भी इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ अहिया करते हैं जिन्होंने अपने यौम पैदाइश को मुल्क के असातिज़ा के लिए डेडिकेट किया था। उस हस्ती का नाम है डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन।
डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन आज़ाद हिंदुस्तान के पहले नायब सदर जमहूरिया थे। उन्होंने बतौर नायब सदर जमहूरिया 2 टर्म्स तक अपनी खिदमत अंजाम दी और फिर 1962 था 1967 ईस्वी मुल्क के दूसरे सदर जमहूरिया की हैसियत से बरसरे इक़्तिदार रहे। इस मौके पर मुनासिब होगा कि डॉक्टर राधाकृष्णन की ज़िंदगी का मुख्तसरन जायज़ा पेश किया जाए। डॉक्टर राधाकृष्णन 5 सितंबर 1988 को एक तेलुगु ब्राह्मण ख़ानदान में पैदा हुए थे। उन्होंने फ़िलासफ़ी में मास्टर्स डिग्री करने के बाद पहले मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता में बतौर प्रोफेसर ऑफ फ़िलासफ़ी तदरीसी खिदमत अंजाम दी। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता में खिदमत अंजाम देने के दौरान उन्होंने 1926 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फ़िलासफ़ी में अपनी यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी की थी। 1929 में उन्हें ऑक्सफोर्ड के हैरिस मैनचेस्टर कॉलेज ने आइडियल्स ऑफ लाइफ पर लेक्चर के लिए मदऊ किया था। ये लेक्चर बाद में एक किताब बउनवान एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ की शक्ल में शाये हुआ और 1929 ही के अवाखिर में उन्होंने उसी कॉलेज में प्रिंसिपल की पोजीशन का जायज़ा ले लिया था। 1931 था 1936 डॉक्टर राधाकृष्णन ने आंध्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। 1939 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की पोजीशन की ऑफ़र की और वो 1948 तक उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। 1947 में आज़ादी के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने यूनेस्को में अपने मुल्क की नुमाइंदगी की और फिर 1949 था 1952 ईस्वी साबिक़ा सोवियत यूनियन में हिंदुस्तान के सफ़ीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। इसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के मुंतखबा गए। 1952 में वो आज़ाद हिंदुस्तान के पहले नायब सदर जमहूरिया मुंतखब हुए और फिर इस पोजीशन में 2 मियाद की तकमील के बाद सदर जमहूरिया मुंतखब हुए। जब वो सदर जमहूरिया के ओहदे पर फायज़ हुए, उनके बाद शागिर्दों ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो उनके यौम पैदाइश का जश्न मनाएंगे। उस मौके पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि वो इस बात को बायस एज़ाज़ मानेंगे अगर उनके यौम पैदाइश को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाए। उसी वक्त से 5 सितंबर डॉक्टर राधाकृष्णन की यौम पैदाइश को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाने लगा। यौम असातिज़ा यूँ तो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में भी मनाया जाता है, लेकिन उसकी तारीख़ मुख्तलिफ़ है। हर मुल्क में यौम असातिज़ा की तारीख़ मुख्तलिफ़ है। मुख्तलिफ़ ममालिक के अलावा आलमी यौम असातिज़ा भी मनाया जाता है, जो हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनेस्को के ज़ेर एहतमाम इसकी इब्तिदा 1994 ईस्वी में हुई थी। यौम असातिज़ा के एहतमाम के ज़रिए समाज के तय असातिज़ा के कंट्रीब्यूशन का अहिया किया जाता है। जब कोई बच्चा पहल स्कूल में दाखिला लेता है तो वो गोया एक कच्ची मिट्टी की मानिंद होता है, जिसे उसके असातिज़ा अपनी सलाहियत और हुनर के ज़रिए समाज के लिए कारामद रुकन की शक्ल में ढाल देते हैं। असातिज़ा अपनी इल्मी लियाकतों और तजुर्बात की रोशनी में तलबा की हमाजहत शख्सियत सादी का फ़ेल अंजाम देते हैं। असातिज़ा को बजा तौर पर कौम के मेमार कहा गया है। ये असातिज़ा ही होते हैं जो किसी मुल्क के एम्स ऑफ एजुकेशन को अमली जामा पहनाने की ज़िम्मेदारी निभाते हैं। मुल्क की कौमी व बैनुल अक़वामी मनसूबाबंदी का अमली हुसूल उस मुल्क की तालीमी पॉलिसी से ही मुंसलिक होता है, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी हो या ज़राई मैदान हो या सनती मैदान हो, सेहत व हिफ्ज़ान सेहत हो या कुछ और। हर चीज़ का दारोमदार तालीमी पॉलिसी पर ही होता है। किसी भी तालीमी पॉलिसी की कामयाबी का दारोमदार ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाले अफराद पर होता है और वो अफराद बिलाशुबा असातिज़ा ही होते हैं। दौर हाजिर में दुनिया में कई इश्यूज़ हैं जो मसाइल की शक्ल इख्तियार कर गए हैं और इनका कोई जामे और वाज़े हल निकलता नज़र नहीं आता। ये मसाइल जैसे माशी, समाजी, सकाफती, सियासी, माहौलियाती वगैरह किस्म के हैं जो आलमी इंसानियत के लिए संगीन चैलेंजेस की सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं।
आज रुए ज़मीन पर दीगर मसाइल के अलावा जिस इशू पर फौरी तवज्जो दरकार है वो है माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़। कुदरती वसाइल बनिनो इंसान की ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात की तकमील की गुंजाइश रखते हैं, लेकिन इंसान की नाअक़िबत अंदेशाना कारकर्दगियों के नतीजे में वही तबई या कुदरती माहौल जो इंसान की हयाती बका का ज़रिया था नुकसान रसां होता चला जा रहा है। ये कोई आजकल का मामला नहीं है, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर 1970 ईस्वी के दहे के अवाइल में ही UNO के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा मुख्तलिफ़ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस में ये मामला ज़ेर गौर रहा और तालीम को इस उभरते हुए ख़तरे से तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया माना गया और माहौलियाती तालीम का कॉन्सेप्ट वजूद में आया। हर मुल्क ने अपने अपने तौर पर माहौलियाती तालीम की पॉलिसी तश्कील दे ली, क़वानीन भी बनाए गए, लेकिन अमली तौर पर खातिर खा नताइज हासिल नहीं हुए। तालीम को एक ताकतवर हथियार माना गया है, क्योंकि तालीम के ज़रिए अफराद की शख्सियत साजी होती है। इसके ज़रिए अफराद में अक़दार का फ़रोग़ होता है, अंदाज़ फ़िक्र की मतलूबा सिमत में नशोनुमा होती है और ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब असातिज़ा अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें, अपने फ़राइज़ को मुकम्मल तौर पर निभाएँ। यौम असातिज़ा तो हर साल आता जाता रहता है। स्कूलों में तलबा असातिज़ा को फेलिसिटेट भी करते हैं, असातिज़ा की अज़मत व अक़ीदत में तक़ारीर भी करते हैं, लेकिन यह मौक़ा सिर्फ तलबा की ज़िंदगी में असातिज़ा की अहमियत उजागर करने तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस मौके से असातिज़ा को भी चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों का इयादा करें और समाज के उनसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा करने में पूरी एकसुई से जुट जाएं। हम असातिज़ा को यौम असातिज़ा के मौके पर असातिज़ा के लिए जो ज़ाब्ता अखलाक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसको भी दोहरा लेना चाहिए, ताकि हमें अपने पेशे के तय एहसास ज़िम्मेदारी का रिन्यूअल होता रहे। मैं आखिर में आप सबको यौम असातिज़ा की मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। शुक्रिया। हाज़रीन, ये हमारे लिए नहायत ही खुशाइन बात है कि हमारे दरमियान हमारे PVC सर और रजिस्ट्रार सर भी आ चुके हैं। मैं आप दोनों से अदमन इल्तिमास करता हूँ कि शय नशीं पर तशरीफ़ लाएँ। अज़ीज़ों, हम अपने मेहमान का खैर मक़दम और इज़्ज़त अफ़ज़ाई फूलों से करते हैं, तो आइए हम इस रस्म को अदा करने के लिए अपनी B.Ed की तालिबात मिस नूरीन और मिस फ़रहीन को आवाज़ देते हैं कि आप शय नशीं पर तशरीफ़ लाइए और आज के मेहमान मुकर्रिर मुकरमी अल्लामा एजाज़ फ़ारूक साहब और तमाम मेहमानान को फूलों का गुलदस्ता पेश करें। नूरीन और मिस फ़रहीन। नाज़रीन, यहाँ पर ये मैं बात आपको बता दूँ कि ये फूलों का गुलदस्ता हमारे तालिबात ने अपने हाथों से तैयार किया है। अब हमारी तालिबा हमारे मुअज़्ज़िज़ VC सर को फूल का गुलदस्ता पेश करेंगी। इसके बाद हमारी तालिबा PVC सर को फूल का गुलदस्ता पेश करेंगी फ़रहीन। इसके बाद रजिस्ट्रार साहब, हम हमारे नए रजिस्ट्रार साहब का इस बज़्म में अपने तमाम मानू फैमिली की जानिब से, असातिज़ा की जानिब से और तलबा की जानिब से खैर मक़दम करते हैं, वेलकम करते हैं। इसके बाद हमारी तालिबा डीन मैडम को फूल का गुलदस्ता पेश करेंगी और आखिर में HOD सर को भी फूलों का गुलदस्ता पेश किया जाएगा। हाज़रीन महफ़िल, अब वो घड़ी आ ही गई जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था, तो आइए हम नहायती अदब व एहतराम के साथ मुमताज़ अदीब व मुअर्रिख़ मुकरमी अल्लामा फ़ारूक साहब को दावत सुखन देते हैं, जो हैदराबाद में रस्मी तालीम का आगाज़ व इर्तिक़ा यानी कि ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इन हैदराबाद के उन्वान पर खिताब फरमाएंगे इस शेर के साथ कि तेरे अल्फाज के नगमों के तक़द्दुस की कसम, तुझ में बुलबुल की चहक, गुल की महक सब कुछ है। अल्लामा फ़ारूक साहब। प्रो वाइस चांसलर जनाब शकील अहमद साहब, जनाब M.A. सिकंदर साहब रजिस्ट्रार, मोहतरमा फ़ातिमा बेगम साहब, जनाब महमूद सिद्दीकी साहब,
असातिज़ा इकराम, ख़वातीन व हज़रात और तालिब इल्मों, अस्सलाम अलैकुम। महमूद सिद्दीकी साहब ने जिस अंदाज में मेरा तारुफ पेश किया, उसके बाद तो मैं ये कह सकता हूँ कि दीदो दिल को संभालो कि सरे शाम फिराख, ताज़ा सामान बहम पहुँचा है रुसवाई का। उन्होंने कहा कि उर्दू से मुझे वालेहाना इश्क है। मैं समझता हूँ कि उर्दू से इश्क हर उर्दू बोलने वाले को इस तरह से भी है कि चांद की किसी किरण ने चमेली की कली से शर्मा कर कहा, आओ हम तुम दोनों मिलकर किसी सांचे में ढल जाएं। यह आरज़ू जब अल्फाज के सांचे में ढल गई तो उर्दू बन गई। फसाहत का झूमर, बलागत के बाजूबंद, मुहावरों की अंगुश्तरियाँ सज धज कर जब सामने आई तो मीर तकी मीर इसके इश्क में गिरफ्तार हुए। गालिब ने इसे अरूफ़ नौ की तरह सजाया। ज़ौक़ मुसाहबत शाह, शौक़ मुसाहबत शाह देखा तो ज़ौक़ के पास से भी होकर गुज़र गई। सौदा समाया तो सौदा हुए और सरमाए सदीद नम छोड़ दिया तो मीर अनीस कहलाई। आज के इस इजलास में यहाँ मेरी हाज़िरी मेरे लिए बास शरफ़ भी है, इसलिए कि ये उर्दू का मस्कन है और उर्दू के हवाले से मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। और साथ ही ये भी मेरी ख्वाहिश है कि आज यौम असातिज़ा था, मैंने सोचा कि असातिज़ा को सलाम कर लूँ। अब मेरे असातिज़ा तो रहे नहीं, मैं इन असातिज़ा को सलाम कर लूँ, इसलिए कि ये मेरी नई नस्ल के असातिज़ा हैं और यौम असातिज़ा के मौके पर मैं उनके एहतराम के लिए उन्हें सलाम करने यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, इंसान की फितरत ही में खोज और जुस्तजू है। यही खोज और जुस्तजू जब तरक्की करते करते एक मकाम पर पहुँचता है तो वो इल्म के मदारिज को तय करता हुआ जाता है। मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि पहली आसमानी वही भी जो नादिल हुई थी वो पढ़ने और लिखने ही के ताल्लुक़ से नादिल हुई थी और इस एतबार से इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द व ज़न पर फ़र्ज़ करार दिया गया। इसमें कोई क़ैद नहीं कि लड़का कितनी तालीम हासिल करे, लड़की कितनी तालीम हासिल करे, इल्म के दरवाज़े सबके लिए खुले हुए हैं। जहाँ तक कि मेरी तालिब इल्माना अफ़कार का ताल्लुक़ है, मैं तो सिर्फ़ ये कह सकता हूँ कि इल्म के दो ही हिस्से हैं, दो ही शाखें हैं, एक इल्मुल अदियान और एक इल्मुल अब्दान। अदियान का इल्म, दीनों का इल्म, और दूसरा अब्दान का इल्म यानी बॉडीज़ का इल्म। ज़रा सा मैं इसकी शरह कर दूँ तो ये अर्ज़ करने के मौक़िफ़ में हूँ कि कायनात की हर चीज़ मादा है, मैटर है, और जहाँ मैटर का इतलाक़ होता है शय पर वो बदन है। इसलिए इल्म की राहें इतनी मुख्तसर नहीं हैं कि ये सीखा जाए और वो ना सीखा जाए। और इसी सिलसिले में मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि किसी ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता। मज़हब की ज़बान ज़रूर होती है लेकिन ज़बानों का मज़हब नहीं होता। किसी ज़बान में इल्म हासिल किया जाए, किसी तरह से इल्म हासिल किया जाए, कहीं इल्म हासिल किया जाए, आपको तो वो मशहूर इरशाद याद ही है कि इल्म हासिल करो चाहे इसके लिए तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं कि जहाँ इतना लंबा सफ़र करके चीन तक जाने की कोई ज़रूरत तो नहीं पेश आ रही है, बल्कि मुख्तलिफ़ मुल्क की तहक़ीक़ात और इल्मी मदारिज की निचोड़ और उसका कशीद करदा इत्र अब हम तक पहुँच गया है और हम इल्म हासिल करने की सदी में हैं। ये बात बड़े फ़ख्र से कही जा सकती है और कही भी जाती है, कहा भी जाना चाहिए कि आलम इस्लाम में जितने स्कॉलर्स पैदा हुए हैं, अल-बैरूनी है, इब्ने सीना है, जाबिर इब्ने हय्यान है, ये नाम हम बड़ी अक़ीदत से लेते हैं और लेना भी चाहिए। इनका एक एहतराम है, इनका एक मकाम है। यह सब मकाम उनके इल्म की वजह से है और इल्म इस तरह से भी हो कि वो फैज़ पहुँचाता रहे।
इल्म नाफे हो तो वो इल्म हकीकी है। इंसान को इल्म हासिल तो होता है, उसके नफ्स के करीब पहुंचता है, लेकिन अगर वो अमल की मंजिल में नहीं आ पाता तो इल्म रुकता नहीं है, वहाँ इल्म आगे बढ़ जाता है। इसी तरह से आज का मौजू मेरा ये था कि मैं हैदराबाद में निसाबी तालीम का आगाज़ और उसके इर्तिका पर ये चाहता था कि आपको खिताब करूं। हैदराबाद या जुनूबी हिंदुस्तान, बहमनी दौर लीजिए, आदिल शाही लीजिए, कुतुब शाही लीजिए या आसिफ जाही अदवार लीजिए, तालीम का इंतज़ाम तो यहाँ रहा, दरसगाहें भी यहाँ रहीं, मदरसे भी यहाँ रहे, लेकिन जिस उस्ताद का जो निसाब था उसने उस निसाब में अपने शागिर्दों को तालीम दी। बाकायदा मदरसे जहाँ निसाब मुअय्यन हो, ये बहुत बाद में आए। आपके इल्म में है कि हैदराबाद में खानकाहें, मठ और मदरसे इल्मी मराकज़ थे। पंडित, उलमा, असातिज़ा भी होते थे और कभी कभी ये भी होता था कि उमरा, बादशाह, सलातीन ये भी उस्ताद के फ़राइज़ अंजाम देते थे और शागिर्दों को पढ़ाया करते थे। हैरत अंगेज़ बात यह है कि उस ज़माने में सलातीन, उज़रा, उलमा एक जगह बैठ के आपस में इल्मी मबाहिस में भी हिस्सा लेते थे। हुक्काम में, उज़रा में, सलातीन में और अवाम में इल्म की नौइयत का फ़र्क नहीं था, मकदार का फ़र्क ज़रूर रहा है कि कुछ कम मकदार रहे हों, कुछ ज़्यादा मकदार में रहा हो, लेकिन नौइयत का फ़र्क नहीं था और ये खलीज हायल नहीं थी दरमियान में। अब तो खुदा जाने, मैं तो एक ऐसी मंजिल में हूँ कि जहाँ शमी में सुबह कभी मेरे कान में सरगोशी कर जाती है तो कभी नसीम डूबती सिसकियाँ लेके कह जाती हैं कि अब अवाम में इल्म बहुत पाया जाता है, हुक्मरानों में नहीं पाया जाता। मैं तो नहीं जानता कि क्या होता है या क्या नहीं होता, मगर उस ज़माने में यह था कि इल्म अपने मदारिज कमाल पर था। हमको तहकीक में कुतुब शाही दौर के भी वो मदरसे मिलते हैं जहाँ इसी तरह से उलमा ने तलबा को तालीम दिया और तालीम परवान चढ़ी, लेकिन निसाबी तालीम ऐसी कि जहाँ निसाब मुअय्यन हो जाए, ऐसे मदरसों का पता नहीं चलता। मदरसे तो रहे, आसिफिया दौर में हैदराबाद मदरसा भी रहा, मदरसा हैदराबाद भी रहा और मदरसा हैदराबाद आसिफ जाही अव्वल के दौर में 1156 हिजरी में कायम हुआ। 1250 हिजरी तक उसका पता चलता है, लेकिन उसके निसाब भी मुअय्यन निसाब नहीं थे। जब हम एक मौके पर आ जाते हैं कि जहाँ नासिरुद्दौला का दौर रहा और सर सालार जंग तुराब अली खां दीवान मुकर्रर हुए रियासत के, तो उनको ये फ़िक्र दामनगीर हुई कि मदरसों में एक निसाब मुअय्यन होना चाहिए। इससे कुछ ही पहले शम्सुल उमरा फ़खरुद्दीन खां का एक मदरसा था, मदरसा फ़करी। ये मदरसा पहला मदरसा है जिसने उर्दू में तालीम जारी की और उसमें तबीयत, कीमिया, हयातियात सब उर्दू में पढ़ाया जाता था, रियादी भी उर्दू में पढ़ाई जाती थी। सालार जंग को ये फ़िक्र दामनगीर हुई। उन्होंने 1856 में पहले दारुल उलूम कायम किया। ये मदरसा निसाब के एतबार से मुज़य्यन था। इस मदरसे में अरबी, फ़ारसी, तेलुगु, मराठी और साथ साथ तबीयत, कीमिया, हयातियात, इल्म रियादी, ये सब कुछ इसकी तालीम थी। ये पहला मदरसा है हैदराबाद में। महमूद गावा का मदरसा तो 1450 में बना। बिदर में यह मदरसा अपनी आप मिसाल है, 3 मंजिला मदरसा था, उसमें उलूम जारी थे, लेकिन फिर वही निसाब का मसला था। कुछ मैं और आगे बढ़ूँ, 1856 में जब दारुल उलूम कायम हो चुका तो यहाँ भी अरबी और फ़ारसी का निसाब जामिया निज़ामिया से लिया गया और तबीयत, कीमिया, हयातियात का निसाब, रियादी का निसाब मदरसा फ़करी से लिया गया। किताबें मदरसा फ़करी की छपती थी। उस वक्त
1856 में 130 तलबा 130 स्टूडेंट्स ने दाखिला लिया और देखते देखते इसकी तादाद 505 तक पहुंच गई। सर सैयद अहमद खां तशरीफ लाए। उन्होंने एक नई नस्ल को पैगाम दिया था अंग्रेज़ी तालीम के सिलसिले में। खुद सालार जंग भी इस बात के हामी थे। उस वक्त तक हैदराबाद में सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल बन चुका था, ऑल सेंट्स आ चुका था, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल आ चुका था, मिशनरी के स्कूल तो आ चुके थे। उस वक्त जब एक इनकलाब आया कि बच्चों को असली तालीम से लैस किया जाए और अंग्रेज़ी को लाजमी सब्जेक्ट करार दिया जाए, तब मदरसा आलिया, मदरसा आइज़ा और लड़कियों की तालीम के लिए नामपल्ली गर्ल्स स्कूल और महबूबिया गर्ल्स स्कूल कायम हुए। ये मीर महबूब अली खां का कारनामा है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि उस वक्त तक भी हैदराबाद में ज़ाती निसाब की कोई तैयारी नहीं थी। हैदराबाद में कोई निसाब की तरतीब नहीं दी थी मदरसों के लिए। ये स्कूल मद्रास यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे। लड़कियों का नामपल्ली गर्ल्स स्कूल भी मद्रास यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था और महबूबिया स्कूल अलबत्ता कैम्ब्रिज से एफिलिएटेड था। मद्रास यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होने की वजह से बहुत सारे तलबा उस मेयार को छू नहीं पाते थे और ज़रूरत इस बात की महसूस की जा रही थी कि एक अपना निसाब तालीम हो और अपनी एक जामिया भी हो। चुनांचे इस सिलसिले में मेरा हाफिज़ा अगर मेरा साथ दे रहा है तो नवाब रफ़त यार जंग, ये निज़ामत जंग के वालिद जो तामीर मिल्लत के बानी हैं, इनके वालिद ने 1875 में एक तजवीज़ पेश की थी कि हैदराबाद में एक मदरसा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों पढ़ाई जाए और निसाब उसमें रहे। वो इस वजह से भी तजवीज़ पेशरफ्त नहीं कर सकी कि उसमें ज़्यादातर सालार जंग फ़ारसी पसंद थे, वो तजवीज़ पेशरफ्त नहीं कर सकी। लेकिन जब आगे बढ़कर आप जायज़ा लेते हैं तो पता ये चलता है कि 1915 में एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो यहाँ हुई थी हैदराबाद में, उसका असर ये पड़ा कि 1917 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के क़याम के साथ हैदराबाद की फ़ज़ा बदल गई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का क़याम पहले तो यूँ हुआ कि इसमें ज़रिए तालीम उर्दू था और अंग्रेज़ी की तालीम इतनी अच्छी होती थी कि तालिब इल्म जब मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट में जाता तो उसको अंग्रेज़ी में ज़रिए तालीम में तालीम हासिल करने में कोई कबाहत नहीं महसूस होती थी, कोई उसको तकलीफ़ नहीं होती थी। ये था। मैं जैसा कि आपको अभी महमूद सिद्दीकी साहब ने बतलाया कि मैट्रिक तक मेरी तालीम उर्दू मीडियम ही में हुई है और उसके बाद मैं विवेक वर्धनी कॉलेज में चला गया अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए। उसके बाद तो सारा एयरफोर्स का माहौल ही अंग्रेज़ी था। वहाँ से फिर मैं जियोमेट्रिक्स की तरबियत के लिए जब लंदन गया, उस वक्त भी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। दरअसल उस वक्त तर्ज़ तालीम में यह बात थी कि असातिज़ा अपने इल्म को तालिब इल्म में मुंतकिल कर देते थे और इस मोहब्बत से मुंतकिल करते थे जैसे वो अपनी औलाद को अपना असासा दे के जा रहे हैं, अपना तरका दे के जा रहे हैं। सुनता हूँ कि आजकल ऐसा भी होता है कि तलबा को सिर्फ नोट्स दे दिए जाते हैं ताकि वो नोट्स पढ़ लें। मैं तो नहीं जानता, आजकल तो तर्ज़ तालीम बदल गया है, लेकिन उस दौर में असातिज़ा अपने बच्चों को ऐसा चाहते थे, शागिर्दों को, जैसे अपनी औलाद को चाहते हैं। मुझे याद आ रहा है कि जब हम तालिब इल्मी के दौर में थे और उर्दू के उस्ताद जब हमको उर्दू पढ़ाया करते थे तो इफ़ादात महदी यूँ पढ़ाया करते थे जैसे महदी इफ़ादी को हम जानते हों। गालिब का कलाम, मेरे एक उस्ताद थे मौलवी फजलुल्लाह साहब, दो तरफ बेंचेस लगी हुई हैं, तालिब इल्म बैठे हुए, दरमियान में जगह थी, तो वो उसमें टहलते हुए का कलाम
बाआवाज़ बुलंद ऐसे पढ़ते थे कि जैसे वो गालिब के रूबरू हों और उनका कलाम सुना रहे हों, और अपने खुश लहनी के साथ उनके लहन की वजह से वो कलाम हमारे अंदर रच बस जाता था। एक और बात ये होती थी कि उन्होंने जब मीर का कलाम हमको पढ़ाया तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि एक उदास शख्स है जिसके बाल बढ़े हुए हैं, किसी के गम में बेकरार हैं, आंखें इंतजार में खुली हुई हैं, पुतलियां दीदाए हैरान बनी हुई हैं, चेहरे पर सोगवारी सी छाई हुई है, और वो कहीं हमारे घर के कोने में गोशागीर हुआ बैठा है। तो मीर हमारे घर में गोशागीर नजर आते थे। गालिब तो हमारे लिए एक ऐसी शख्सियत थे कि जैसे कभी कभी हमारे ख़ानदान के कुछ बुजुर्ग ऐसे भी होते हैं कि जब घर में आते हैं तो अपने अक़रबा के लिए कुछ न कुछ तोहफ़े लाते हैं। तो गालिब का शुमार तो हमारे लिए ऐसे लोगों में से था कि जो हमारे घर में आता है तो हमारे लिए कुछ न कुछ लाता है। इसीलिए वो बच्चों के चचा गालिब भी थे, बड़ों के भी चचा गालिब थे, घर की ख़वातीन के लिए भी चचा गालिब थे। गालिब हमारे घर के एक फ़र्द बन गए। इसी तरीके से जब थोड़ा सा हम आगे बढ़े, 10वीं जमात तक आने लगे, तो पता नहीं हमारे उस्ताद ने क्यों हमको तरक्की पसंद शोहरा के शेर भी सुनाए। हमारे जहन ने जस्त ली, हम वहाँ तक पहुँचे। साहिर की तलखियाँ हमको दबानी याद हो गई। जवान रात के सीने पे दूधियाँ चल मचल रहा है किसी ख्वाब मरमरी की तरह। हसीन फूल हसीन पत्तियाँ हसी शाखें लचक रही हैं किसी जिस्म नाज़नी की तरह। फजा में खुल से गए हैं वो फ़क़ नम खतूत, ज़मीन हसीन है ख्वाबों की सरजमी की तरह। वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे खड़े हैं आज भी साकिस किसी अमी की तरह। उन्हीं के साय में फिरा दो धड़कते दिल, हसीन होठों से कुछ कहने सुनने आए हैं। न जाने कितनी कशाकश थे कितनी काविश से ये सोते जागते लम्हे चुरा के लाए हैं। क्या आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाएं, दिलो नज़र की दुआएं कबूल हो जाएं। यही फदा थी, यही रुत, यही ज़माना था, यहीं से हमने बहरहाल नज़्म तवील है, मुझे आज पूरी नज़्म याद है। मगर ये उसके बाद हमने पढ़ी नहीं, हमारे असातिज़ा ने जो सुनाई। और अजीब बात यह है कि अगर वो शाहजहां पर मज़मून तारीख के उस्ताद सुनाते पढ़ाते हमको, ताजमहल का तस्करा ज़रूर करते। ताजमहल का तस्करा करते तो मुमताज़ महल का भी जिक्र करते, और इस मोहब्बत से करते कि मुमताज़ महल का पूरा सरापा हमारी आंखों के सामने खिंच जाता। वो दराज गेसू, वो कुशादा पेशानी, वो झुकी हुई पलकें, वो शफक जैसी सुर्खी रुखसारों पर वो खदे सरू कद, और वो ये ज़रूर याद आता कि बलाए जहाँ गालिब उसकी हर बात। इबारत क्या, इशारत क्या, अदा क्या, आज तक मेरे समझ में नहीं आई कि गालिब का यह अजीब शेर है कि गालिब ने सीधा बिसरा तो कह दिया कि बलाए जहाँ गालिब उसकी हर बात। इबारत क्या वाज़ेह है, इशारत क्या वाज़ेह है। जब हम हमारे असातिज़ा से पूछते कि यह अदा क्या है तो न जाने किस दुनिया में खो जाते और कहते कि जब तुम मुझ जैसे बूढ़े हो जाओगे तब भी शायद तुमको पता चले कि अदा किसको कहते हैं। यह असातिज़ा का अंदाज था। अज़ीज़ान गिरामी, मैं बहुत आज एक खुशी के माहौल में आपसे किताब कर रहा हूँ, अपने असातिज़ा को याद भी कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स जिसे रियादी कहते हैं, उसमें इल्मुल हिसाब भी था, अलजबरा भी था, ज्योमेट्री भी थी। उसको आज ज्योमेट्री कह रहे हैं, हम उसको उस वक्त इल्मुल हिंसा कहते थे। ये सब का सब हमको उर्दू ही में पढ़ाया गया। उर्दू को सुबुक मत समझिए, इसके दामन में इतनी गुंजाइश है कि वो हर शोबा इल्म को अपने दामन में समो सकती है। कोई शर्मिंदगी नहीं है कि आप उर्दू में पढ़ रहे हैं, कोई शर्मिंदगी नहीं है। अगर आज उर्दू ना होती तो मैं यहाँ आपके सामने नहीं होता। अंग्रेजी में भी जाहिर है कि मैं ज़बान दुश्मन नहीं हूँ, पहला जुमला अर्ज कर चुका हूँ कि किसी पढ़े लिखे इंसान को ज़बान दुश्मनी ज़ेब नहीं देती है। लेकिन यह है कि उर्दू में वो कैफियत है कि उर्दू समेटती है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के क़याम के बाद उर्दू को ज़रिए तालीम करार दिया गया, महज इसलिए कि यहाँ, अच्छा ये भी मैं आपसे बात कह दूँ, उर्दू बोलने वालों की तादाद रियासत में कम थी, मराठी, कन्नड़ी, तेलुगु बोलने वालों की तादाद ज़्यादा थी।
अगर इन तीनों को मिला लिया जाए तो उर्दू बोलने वाले कम थे, लेकिन 4 ज़बानों में यूनिवर्सिटियां कायम करना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं था, इतना सरमाया नहीं था। तो ये तय पाया कि उर्दू चूँकि सारे मुल्क में बोली जाती है और काबिल कबूल ज़बान है, इस ज़बान के दामन में इतनी वुसअत है कि तमाम उलूम को समेट सके और इसको तलबा तक पहुंचा सके, फिर ये मादरी ज़बान में तालीम का एक ज़रिया भी हो जाए, तो इसलिए उर्दू का इंतखाब किया गया। मैं तो पहली मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, शायद कभी मुझे यह मौका मिल जाए कि मैं किसी क्लास में बैठ के तालिब इल्म की हैसियत से यहाँ के प्रोफेसर्स के लेक्चर्स को सुन सकूँ, मेरे इल्म में इजाफे का बात होगा, मुझे ज़ानो अदब तय करने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं ये कहूँ कि उस वक्त रियादी और ज्योमेट्री ये सब का सब हम उर्दू में पढ़ते थे। फिजिक्स जिसे आप कहते हैं, तबियत, हमने उसूल आर्शिमीदेस पढ़ा, कुलियात न्यूटन पढ़े और इस मज़े से पढ़े कि हमारे उस्ताद ये कहते थे कि ये कमबख्त न्यूटन बाग में बैठा था, सेब टूट के गिरा, सैकड़ों लोगों ने सेब खाया होगा, तुमने भी हमने भी, मगर इसको ये सूझी कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया, इसी फिक्र में गर्क हो गया। अब कशिश शकल यूँ होती है कि वो ज़मीन पर खींचती है, क्या तर्ज़ तकल्लुम था, क्या अंदाज़ बयान था, क्या समझाने का तरीक़ा था और किस तरह से वो समझाते थे कि वो चीज़ें जो हमारे जहन में बैठ गईं। जब मैं इंडियन एयरफोर्स में 40,000 फीट की बुलंदी पर हवाई जहाज़ उड़ाता था, मुझे न्यूटन भी याद आता था और वो उस्ताद भी जिसने मुझे समझाया। इस तरह तबियात में जनाब उसूल आर्शिमीदेस, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, कसाफत इजाफी रिलेटिव डेंसिटी, उधर रियादी में आइए तो मुसल्लस मसावी साखा, मुसल्लस मसावी अज़ला, मुसल्लस मसावी ज़ाविया, उमूद, इर्तिफा, वतर, ये सारी की सारी चीज़ें उर्दू में पढ़ी गई। लेकिन जब हम अंग्रेज़ी मीडियम में आए तो हमको ज़रा बराबर तकलीफ़ नहीं हुई कि वो साथ ही साथ अंग्रेज़ी में बता देते थे कि अगले साल तुम जब जाओगे तो तुमको इसका मुतबादिल ये मिलेगा, इसके बजाय ये आपको डेफिनेशन पढ़ने को मिलेगी। तो इस तरीके से अंग्रेज़ी को रासिख किया। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ यहाँ, इत्तेफाक से मैं वाइस चांसलर साहब और प्रो वाइस चांसलर साहब, मोहतरमा डीन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जनाब रजिस्ट्रार साहब सिकंदर साहब और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कई एक हैं जो मुझे सुन रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, उर्दू में तालीम, मादरी ज़बान में तालीम होने की वजह से बच्चे में बड़ी जल्दी रसूख करती है, ये सही है, ये सही है। लेकिन एक हद तक आने के बाद अगर आज ग्लोबल विलेज में बच्चे को मुसाबकत करना है तो उसको एक ऐसी ज़बान ही में मुसाबकत करना है कि जो ज़बान बैनुल अक़वामी तौर पर बोली जाती है, और वो अंग्रेज़ी है। मैंने पहला जुमला इसीलिए अर्ज़ किया कि एक तालीमी याफ्ता शख्स को ज़बान दुश्मन नहीं होना चाहिए, ज़बान दोस्त होना चाहिए, इसीलिए मैंने अंग्रेज़ी बहुत लाजमी है। लेकिन सब कुछ अंग्रेज़ी में हो तो इतना ही जहन में आएगा कि जैसे किसी बाकी फिरंगन की नीली आंखें देख के आदमी थोड़ी देर के लिए रीछ तो जाए, लेकिन पगडंडियों पर चलती हुई वो पोशीदा का जवाब नहीं जो उर्दू कहलाती है। वो अपनी जगह है, वो उसका हुस्न अपनी जगह है उर्दू का। तो ये चूँकि हमारी अपनी ज़मीन का मामला है, हमारी मादर वतन का मामला है, उर्दू की शीरीनी, मैं कोई कसीदा खानी भी नहीं कर रहा हूँ उर्दू की, लेकिन यह है कि इसमें ये असर है, ये कैफियत है उर्दू में। अब यहाँ से मैं थोड़ी देर के लिए आपको उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरफ ले चलूँ। 1915 बाग़-ए-आम, मीर महबूब अली ख़ां, उमरा, नहीं मादरत चाहता हूँ 1885, मीर महबूब अली ख़ां, उमरा, उस वक्त तजवीज़ मिस्टर ब्लंट ने तजवीज़ दी थी कि एक हैदराबाद यूनिवर्सिटी कायम की जाए। उसी पर गौर करने के लिए
बादशाह वक्त भी थे, उमरा भी थे, रुअसा भी थे, तजवीज़ तो पेश हुई लेकिन अमलावरी नहीं हो सकी। 1911 हिज एग्जॉल्टेड हाइनेस नवाब मीर उस्मान अली खान सरीराराय सल्तनत हैदराबाद हुए। साल गुजर गया। उसी साल सर अकबर हैदरी मोतमद तालीम करार पाए। ये मंजर तारीख के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने यूँ आ जाएं जैसे ये सामित न हो बल्कि मुतहर्रिक हो, एक तस्वीर न हो, एक मंजर न हो, एक मुरक्का हो। सर अकबर हैदरी मोतमद थे। अजीज़ मिर्ज़ा और फ़खरुल मुल्क वज़ीर थे तालीमात के। अजीज़ मिर्ज़ा उनके मोतमद थे। इन लोगों ने तमाम हुक्काम को लिखा कि उर्दू यूनिवर्सिटी के सिलसिले में अपनी अपनी तजावीज़ पेश करें। हर मर्तबा हुक्काम की तरफ से जवाब आ जाता कि अभी हालात साजगार नहीं हैं, इसके लिए कुछ और ताकीद की जाए। 1917 22 अप्रैल 4 रजब अकबर हैदरी ने एक अपील की निज़ाम से कि एक यूनिवर्सिटी का क़याम हैदराबाद में होना चाहिए जो मादरी ज़बान में बच्चों को तालीम दे सके। 22 अप्रैल को वो अपील पहुंची। 26 अप्रैल 1917 को निज़ाम ने उस पर दस्तखत कर दिए और इजाज़त दे दी कि यूनिवर्सिटी क़ायम हो जाए। यूनिवर्सिटी क़ायम हुई, उर्दू ज़रिए तालीम। फिर ये मारूदा पेश हुआ कि जब तक के निसाबी तालीम की किताबें ना हों उस वक्त तक के तालीम उर्दू में कैसे दी जा सकती है, इसलिए होना ये चाहिए कि इन किताबों का उर्दू में तर्जुमा हो जाए। 22 अगस्त 1919 दारुत तर्जुमे का क़याम, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। मौलवी अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल्ला इमादी, मौलवी अब्दुल माजिद दरियाबादी, जनाब अली हैदर नज़म तबातबाई, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा और झूमते झामते हज़रत शब्बीर हसन खां जोश मलियाबादी। कैसे कैसे नाम हैं, कैसी कैसी शख्सियतें हैं, ये उर्दू के दारुल तर्जुमा में जमा हुए और तर्जुमे का काम शुरू हुआ। फ़लसफ़े में, मंतिक़ में, इल्मुल हिसाब में, साइंस में, कौन सा ऐसा इल्म और फ़न था जिसका दारुल तर्जुमा ने तर्जुमा नहीं किया, और ये यूनिवर्सिटी में तदरीस जारी हुई। एक बात आपसे कह दूँ, मुझे याद आई, उमूमन मुहक़्क़ीन ये लिखते हैं कि साबिक़ीन की, मेरी मुराद साबिक़ीन से है, कि 1918 में उस्मानिया मैट्रिक का पहला इम्तिहान हुआ था। थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ, मैं तो ख़ताए बुज़ुर्गा गिरफ्तान ख़तास्त, मैं ये तो नहीं कहता कि वो गलत कह रहे थे, लेकिन शायद मुझे देखने में कहीं कोई फ़र्क पड़ गया हो या उनको देखने में कोई फ़र्क पड़ गया हो। 1918 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ था, इम्तिहान नहीं हुआ था। एक हैरतअंगेज़ बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उस वक्त तक के वस्तानिया तक जो तालीम होती थी, मेरी मुराद मिडिल स्कूल तक जो तालीम होती थी, वो तालीम मदरसे की तालीम, स्कूल की तालीम कहलाती थी। और 8वीं, 9वीं और 10वीं की तालीम ऐसे कहा जाता था कि बच्चा अगर 8वीं जमात में तालीम पा रहा हो तो उसको ये नहीं कहते थे कि 8वीं में है। उमूमन वालिदैन बड़े तफाकुर से ये कह देते थे कि वो मैट्रिक के पहले साल में है, और 9th को मैट्रिक का दूसरा साल कहा जाता था, और 10वीं तो फाइनल ईयर था, जैसे आज आप डिग्री में कहते हैं, ये था।
और हैरतअंगेज बात यह है कि इम्तिहान भी इसी तरह से लिए जाते थे, जो तीनों साल पढ़ाया गया निसाब है उस निसाब से इम्तिहान लिए जाते थे और बहरहाल कामयाबी होती थी। वो इम्तिहान 1921 में पहले उस्मानिया यूनिवर्सिटी हुआ, 1921 में मैट्रिक का इम्तिहान पहले हुआ, 1919 में इंटरमीडिएट कॉलेज कायम हुआ, 1923 में इंजीनियरिंग कॉलेज कायम हुआ, 1926 में मेडिकल कॉलेज कायम हुआ। अब मैं आपसे ये अर्ज करूं, आप में से मैं नहीं जानता कि कितने अहबाब ने डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहिब को देखा है। मैं तो कहूँ डॉक्टर आरा सक्सेना, डॉक्टर अब्दुल मन्नान, डॉक्टर बारी, डॉक्टर मुस्तफ़ा अली जैदी, डॉक्टर किर्लोस्कर, ये सब के सब उस्मानिया यूनिवर्सिटी ही के तो पढ़े लिखे हैं। इन सब ने उर्दू में तिब की तालीम हासिल की है, लेकिन डॉक्टर एस एम मन्नान MBBS उस्मानिया, MRCS ग्लासगो, MRCP एडिम्बरा, FRCS लंदन, ये सब के सब बाहर तालीम करके आए। खुदा झूठ ना बुलवाए, नस पे हाथ रखी तो नुस्खा लिख दिया। कोई 1 लाख 2 लाख रुपए का लेबोरेटरी टेस्ट थोड़ी करवाते थे। ये थी तालीम। मैं कहूं खुदा जाने तालीम का असर था कि तासीर मसीहाई थी उन उंगलियों में कि यूं चेहरा देख कर नुस्खा लिखा और दूसरे दिन चेहरा गुलाब के फूल की तरह से मरीज का खिल गया। तलबा से बात कर रहा हूं, एक जुमला मैं तलबा के लिए कहूं। इल्म उसको कहते हैं जो गैब को शहूद में बदल देता है। इल्म का काम यह है कि जो गैब हो उसको शहूद में बदल दे। मुमकिन है कि मैं अपने तालिब इल्मों तक के ये बात ना पहुंचा पाया हूं, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास जाए और उसे अंदाजा ना हो कि इसका बुखार किस किस्म का है या इसके सीने की जकड़न किस वजह से है, तो उसके लिए अभी बदन गैब है। लेकिन जब एक्सरे और पैथोलॉजिकल टेस्ट करवा लेता है तो यही इल्म गैब को शहूद में बदल देता है। इल्म का काम है गैब को शहूद में बदलना। आज जर्रे जर्रे का इल्म, कायनात खुली हुई है और आपको दावत दे रही है, आओ हमको टटोलो, हमको पढ़ो, हमारे अंदर देखो। ये सब हम सब तुम्हारे लिए गैब हैं, इसको शहूद में बदल दो। ये तरक्की का दौर है, आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज निसाब बदल गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में निसाब तर्ज तालीम तरक्की की तरफ ले जाने वाला था। आज मैं इत्तफाक से 1950 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का ज़रिए तालीम उर्दू ख़त्म हो गया। 1947 यौम आज़ादी 15 अगस्त, 17 सितंबर 1948 इंज़माम हैदराबाद, 1950 उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू दरिया तालीम का ख़त्म कर दिया जाना, अंग्रेज़ी में तालीम। ठीक उसके 50 बरस बाद सन 2000 में फिर उर्दू तालीम का इयादा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। ठीक 50 बरस बाद मैं जिंदा रह गया इस यूनिवर्सिटी को देखने के लिए। 75 बरस से मेरी जिंदगी, 75 बरस मेरी जिंदगी है। मैंने अपनी चश्मे गुनहगार से उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ज़रिए तालीम को बदलते हुए भी देखा, उर्दू किताबों को ढेर में पड़े हुए भी देखा, उर्दू किताबों पर से लोगों को चलते हुए भी देखा। मेरा दिल रोता था, मेरी आंखें अश्कबार थीं। मैं सोचता था कि कैसी जामिया और कहाँ आ गई। और ये भी सोचता था कि उस वक्त तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वज़ीर तालीम थे, वो तो बचा सकते थे। पंडित नेहरू जैसा वसीउ नज़र शख्स वज़ीर आज़म था, वो तो बचा सकता था। मादरी ज़बान में तालीम के तरीक़े को तो बचा सकता था, चाहे हिंदी में कर लेते, तेलुगु में कर लेते, लेकिन मादरी ज़बान में तालीम को तो जारी रखते। लेकिन 50 बरस बाद
मुझे अब किसी से कोई शिकवा नहीं है, इसलिए कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी का नेमुल बदल ही नहीं बल्कि असली तालीम से आरास्ता आज मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी उर्दू में दरिया तालीम से उस ज़माने में जरिए तालीम के वसाइल भी अलग थे। किसी ने मुझसे कहा कि ये जो आप रस्मी तालीम कह रहे हैं इसे किसी वक्त सोरी तालीम भी कहा जाता था, स्वात वावरे ये सोरी तालीम भी कहा जाता था, लेकिन अब आप इसको रस्मी तालीम कह रहे। ठीक है, उस वक्त ये सोरी तालीम थी, लेकिन आज तो ये सोरी भी नहीं रही है, आज तो बसरी भी हो गई है। आज आपके ब्लैक बोर्ड जो उस जमाने में होते थे आज स्मार्ट बोर्ड हो गए हैं। आपकी उंगली के इशारे से बोर्ड पर हर तस्वीर उभरती है। आज पावर पॉइंट से आप तालीम दे रहे हैं, इंटरनेट पे हर किस्म की तालीम के जरिए मौजूद हैं, स्कॉलर्स के लेक्चर्स मौजूद हैं, विजुअल्स मौजूद हैं। आज अगर तलबा ने दिलचस्पी और दिलजोई के साथ तालीम हासिल नहीं की इस रोशन सदी में, तो मुझे माफ़ फरमाएं, उन्होंने अपनी मौत के परवाने पर खुद दस्तखत कर दिया। इन वसाइल के बाद असातिज़ा तो मेहरबान हैं ही, वो तो अपने तलबा के पास यूँ जाते हैं जैसे अपने बच्चों के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, कभी सोच के देखिए, एक माँ जो टीचर है अपने कोख से पैदा होने वाले बच्चों को छोड़कर इन बच्चों को तालीम देने के लिए आती है जैसे वो उसके अपने बच्चे हों और अपनी कोख से पैदा हुए। उसकी अजमत का तो ख्याल कीजिए, उसके मकाम का तो अंदाजा कीजिए कि वो कितनी बड़ी हस्ती है कि जो अपने इल्म को आप में मुंतकिल कर रही है। वो लोग मुंतज़िर हैं कि तलबा आएँ, उनसे पूछें, उनसे सवालात करें, वो अपने इल्म को मुंतकिल करें, जो छूट गया हो वो उन तक पहुँचाएँ। काम तो तलबा का भी है, तशनगान इल्म का भी है। आज मैं खुद को कभी कभी इतना महरूम महसूस करता हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी किताबें टटोलता रहा, ढूंढता रहा, पढ़ता रहा, अपना वक्त उसमें गुजारता रहा। आज मैं 75 बरस का हो चुका हूँ। जब मैं देखता हूँ तो मेरे पास एक ज़र्रा खाक के सिवा कुछ नहीं, और वो भी ऐसा कि मैंने उसका जिगर चीर के कभी उसमें लहू की रवानी नहीं देख पाया मैं ज़िंदगी में। आज आपके लिए बड़ा रोशन दौर है। दुनिया सिमट के आ गई है। आइन रैंड एक पॉलिश राइट्रेस है, उसने तमसील कायम की है कि एक शख्स अगर 4 मील पैदल चल सकता है तो 16 घंटे में 64 मील पैदल चल सकता है। वक्त को इकाई मान लिया जाए तो आज अमेरिका सिर्फ 64 मील के फासले पर आ गया। दुनिया इतनी मुख्तसर हो गई है, इसलिए आज तालीम का दौरा है। मैं ये अर्ज़ करके अपनी तकरीर को आखिरी मराहिल पर लाना चाहता हूँ कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने हत्तल इम्कान तलबा को रोशनी दी, आज भी शायद दे रही हो। मीडियम बदल गया लेकिन असातिज़ा तो हैं, मगर 100 साल उसके गुजर गए। वो रौनक और आबोताब मुझे नज़र तो नहीं आ रही है। शायद मुझसे मेरी बीनाई छिन गई है, इसलिए मुझे नज़र नहीं आ रही है। कभी वो ज़माना था कि शहर में मिट्टी के तेल के दिए जलते थे, शाम ढले चराग रोशन हो जाते, मिट्टी के तेल के दियों में हर चेहरा रोशन नज़र आता, मासूम बेरिया। आज शहर रोशनियों का जंगल बन चुका है, लेकिन कोई चेहरा साफ नज़र नहीं आता। लोग कहते हैं कि शहर बेचेहरा हो गया है। मैं समझता हूँ कि मुझसे मेरी बीनाई छिन गई है, वरना आज भी रात की तारीकी हो तो मुझे हर शय साफ नज़र आती है, जैसे रात की तारीकी, जैसे आदम का गुनाह। अज़ीज़ान गिरामी, आज निसाब बढ़ गए, निसाब वसी हो गए। हर 15-20 साल में निसाब बदल जाते हैं।
बदलना चाहिए। निसाब को तरतीब देने वाले दरअसल ये देखते हैं कि वो हाल में खड़े होकर मुस्तकबिल बीनी के ज़रिए मुस्तकबिल का जायज़ा लेते हैं कि इन बच्चों को अगला निसाब क्या होना चाहिए। वो निसाब जमा करते हैं। उर्दू के असातिज़ा यहाँ मौजूद होंगे। प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीस मेरे सामने हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँ कि तहक़ीक़ के उसूल डॉक्टर काजी अब्दुल वदूद ने कायम तो किए थे। आज वो उर्दू के सुतूनों में से एक सुतून हैं काजी अब्दुल वदूद, लेकिन मैं पूछना चाहूँ कि क्या वो तरीक़े और वो बुनियादें जो उन्होंने कायम की थी आज उस पर मुमकिन है कि कोई तहक़ीक़ मुकम्मल कर सके। दौर बदल गया, लुग़त के पाठ बदल गए, लुग़त वसी हो गई, वक्त के साथ साथ पैराए इजहार बदल गया। जाहिर है कि उसमें भी तब्दीली इन्हीं असातिज़ा की वजह से आई है। मैं असातिज़ा को सलाम करता हूँ कि वो अगली नस्ल के महाफिज हैं। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। चलाओ तीर जो बेहतर तेरे कमान में है, किसी की आँख में जादू तेरी ज़बान में है। ये थे अल्लामा फ़ारूक साहब जो हैदराबाद में रस्मी तालीम के आगाज़ और इर्तिक़ा पर तारीख़ी, अदबी और मालूमाती गुफ्तगू फरमा रहे थे। हाज़रीन, अब आइए हम उस शख्सियत को दावत सुखन देते हैं जिसके कौल व फ़ेल में आजिज़ी व इनकिसारी है, मतानत व संजीदगी है, जिसके दिल में वालिदैन और मोहब्बत की दर्द है, जो हमारे सरपरस्त हैं, रहनुमा हैं, रोल मॉडल हैं, हमारे लिए तक़लीदी नमूना हैं, जो यक़ीन महकम अमल पैहम मोहब्बत फ़ातह आलम के मिस्दाक़ हैं। इस यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए मुअल्लिम अव्वल हैं, जो हाकिम नहीं लेकिन दिलों पर हुकूमत करते हैं। मेरी मुराद हमारे हर दिल अज़ीज़ शेखुल जामिया मोहतरमुल मुक़ाम डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ साहब से है कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और सदारती खुतबे से हमें नवाजें। सोने वालों को जगा दे शेर के एजाज से, खिरमने बातिल जला दे शोले आवाज़ से। जनाब असलम परवेज़ साहब। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम अल्लामा एजाज़ फ़ारूक साहब, डॉक्टर शकील अहमद साहब, डॉक्टर सिकंदर साहब, हमारी डीन साहिबा प्रोफेसर फ़ातिमा और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट महमूद सिद्दीकी साहब, मेरे वो तमाम साथी जो तशरीफ़ फरमा हैं, और अज़ीज़ बच्चों और बच्चियों, एक अल्लामा की मौजूदगी में एक तालिब इल्म का बोलना बहुत मुश्किल काम है। जसारत करता हूँ। हैदराबाद ने और हैदराबाद वालों ने जिस तरह से निसाबी तालीम और इदारों का क़याम का सिलसिला हैदराबाद में किया, तो उसको हैदराबाद तक महदूद नहीं रखा। वो बाहर भी गए, दिल्ली भी गए, और 1710 में, इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है मौरख़ीन में, अल्लामा बेहतर जानते होंगे कि 1699, 1710 के 1701 मदरसा गाज़ीउद्दीन का क़याम किया। और मेरे लिए कितनी सआदत की बात है कि वो मदरसा गाज़ीउद्दीन अपने 300 साल के सफ़र में एंग्लो अरबिक स्कूल बना, जिसमें इस नाचीज़ ने तालिब इल्म की हैसियत से दाखिला लिया, और गोया उस वक्त से उस हैदराबाद की सरज़मीन से मेरा ताल्लुक़ कायम हुआ। तो गोया उस वक्त से ही हैदराबाद वालों की वसअत नज़री से मुस्तफ़ीज़ होता आया हूँ कि अगर मदरसा गाज़ीउद्दीन ना होता तो एंग्लो अरबिक स्कूल ना होता, एंग्लो अरबिक कॉलेज ना होता, दिल्ली कॉलेज ना होता, और एक उर्दू की नई तारीख़ जो रकम हुई, और तर्जुमे का सिलसिला जो दारुल तर्जुमा के बाद वर्नाकुलर सोसाइटी में दिल्ली कॉलेज की चला,
वो ना होता और लोग मास्टर रामचंद्र और मौलवी ज़काउल्लाह से वाकिफ़ ना होते। मैं अल्लामा के तकरीर के दौरान ये सोच रहा था कि किस चीज़ का ज़िक्र करूं, क्योंकि आपके पैकर में मुझे अपने उन असातिज़ा की झलक नज़र आई जिनसे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि फैज़याब हो सका। और तमाम उम्र जब भी मुझे मौका मिला पढ़ाने का, मेरी कोशिश ये रही कि उन असातिज़ा जैसा अपने आप को बना सकूं। इन सब बातों का अगर हम निचोड़ निकालें तो बात समझ में ये आती है कि ये वो लोग थे जो रचे बसे थे, जो पूरे के पूरे इल्म में उतरे हुए थे, जिस चीज़ को पढ़ते थे अंदर उतार लेते थे। तो जो चीज़ अंदर उतरी हुई होती है उसको समझाने का तरीक़ा यही होता है कि जब गालिब पढ़ाया जा रहा है तो लगता है गालिब सामने। और मुझे यकीनन खुशी है कि मुझे अपने स्कूल के ज़माने में ऐसा असातिज़ा मिले। एंग्लो अरबिक स्कूल में शमीम करहानी साहब, ग़ुलाम अहमद फ़ुरक़त काकोरवी, यकीनन इन लोगों ने उसी अंदाज से पढ़ाया। वरना बाज़ाब्ता 8वीं जमात तक उर्दू पढ़ा हुआ एक तालिब इल्म उर्दू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर न बनता। मैं अक्सर अपने तलबा से, यहाँ से भी और जहाँ मुझे मौका मिलता है, यही बात कहता हूँ कि हमारा आज का सबसे बड़ा अलमिया जिसकी शुरुआत अंग्रेज़ के दौर से हुई वो ये था कि तालीम को रोज़गार से जोड़ना। ये एक बहुत बड़ा हादसा था और ये हमारे अंदर आज इतना रच बस गया है कि हम हर चीज़ को रोज़गार से जोड़ने की बात करते हैं। ख़ुद उर्दू ज़बान की जब बात आती है तो एक अक्सर बड़े हिस्से से आवाज़ उठती है कि उर्दू ज़बान के ख़त्म होने की वजह ये थी कि उर्दू को रोज़गार से जोड़ा गया। वजह ये नहीं थी, वजह ये थी कि हमने ख़ुद उर्दू को अपने घर से निकाला था। उस्मानिया में उर्दू ज़बान में तदरीस का सिलसिला ख़त्म होने से पहले की भी एक तारीख़ थी जिसकी वजह से ये चीज़ें वजूद में आई। अल्लाह का शुक्र है कि एक मौका फिर इस शहर में मिला है कि उर्दू यूनिवर्सिटी हमारे पास है। आज चैलेंजेस उस वक्त से ज़्यादा हैं और अगर हमने अपने आप को उनके लिए तैयार नहीं किया तो मेरा दिल डरता है इससे आगे कुछ कहने के लिए। जैसा अल्लाह ने फरमाया, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमारी कोशिश यहाँ पे ये है कि हमारे बच्चे उर्दू मीडियम से आए हैं, उर्दू में पढ़ें, लेकिन उनकी अंग्रेज़ी पे तवज्जो दी जाए। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स उनको पहले सेमेस्टर से सिखाई जाए। उसके लिए हम कोशा हैं, अपनी तैयारी भी कर रहे हैं और मेरी ख्वाहिश ये है, पता नहीं कामयाब होऊंगा या नहीं, कि 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम हमारे सब तलबा अंग्रेज़ी में लिखें ताकि आखिर इम्तिहान अपना अंग्रेज़ी में लिख के, यानी उनमें उस वक्त तक इतनी सलाहियत मौजूद हो कि अंग्रेज़ी ज़बान समझ सकें, लिख सकें और बोल सकें, ताकि बाहर जाके मार्केट में उनके लिए रोज़गार में भी परेशानी ना हो और वह महज मानों में ना रुकें बल्कि अगली तालीम के लिए, अगली डिग्री के लिए हिंदुस्तान भर में फैली हुई यूनिवर्सिटियों में जाएं। लेकिन कहीं भी जाएं, हमें बुनियादी चीज़ जो यहाँ से सीखनी चाहिए वो ये है कि इल्म का हुसूल रोज़गार के लिए नहीं है। रोज़गार एक कोलेटरल बेनिफिट हो सकता है, एक ज़िम्नी फ़ायदा हो सकता है और बहुत अच्छा है हो, लेकिन मकसदियत, मैं क्यों इल्म हासिल करता हूँ, इसका जवाब मेरे जहन में सिर्फ ये आता है कि मैं रोज़ सुबह आँखें क्यों खोलता हूँ।
मैंने पैदा होकर इस दुनिया में आंखें क्यों खोली? कुछ देखने के लिए, कुछ समझने के लिए। पैदा होती आंखें खोली और मेरे खोज का सफ़र शुरू हो गया। मैंने हर चीज़ को खुशबू से पहचाना, छू के पहचाना, चख के पहचाना, जो बच्चे करते हैं, हर चीज़ मुंह में देते हैं। ये अल्लाह ताला की नेमतें, जो मेरी सेंसेस हैं, ये अल्लाह ने मुझे इसलिए दी हैं कि मैं चारों तरफ देखूं कि इस कायनात में क्या क्या फैला हुआ है और उसमें मेरे लिए कौन सी हिदायतें छुपी हुई हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारी दीनदारी महज कुरानी आयत तक महदूद हैं। उनको कायनाती आयत तक ले जाना और कायनाती आयत को समझना और उनसे सबक हासिल करना तकमील इल्म है। अगर आप कायनाती आयत को नहीं समझेंगे तो इल्म की तकमील हो ही नहीं सकती। जब ये फरमाया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, तो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल होने के लिए मुझे इल्म की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है इल्म की? क्योंकि मैं अपने रब को नहीं पहचान सकता, और मैं जब तक जिसको पहचानता नहीं हूँ, मैं कभी उससे ना मरूब हो सकता हूँ, ना उसकी बात सुन सकता हूँ। एक आप यूपी के दहकान से अगर ये कहें कि बुश बहुत बड़ा आदमी है या ट्रम्प बहुत बड़ा आदमी है, तो वो यही पूछेगा कि आपके पास क्या बीघा ज़मीन है। मैंने बतौर एक साइंस के तालिब इल्म के जब कायनात की वसअतों को देखा और सेल के अंदर की वो छोटी सी दुनिया देखी, तो मुझे रब की अज़मत का एहसास होता है। इल्म वो चीज़ है जो आज के दौर में मारफत इलाही का एक बहुत अहम वसीला है, ज़रिया है। तो मैं क्यों पढ़ूं? मैं इसलिए पढ़ूं कि मेरी जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं उनका इस्तेमाल मैं सीखूं, मेरी आंखें खुले, मेरी दिमाग की खिड़की खुले, रब को पहचानूं। जब मैं रब को पहचान लूँगा तो रब के अहकामात को मानने लगूंगा। आज मेरा हिस्सा बहुत कमज़ोर है, मैं तनासुब नहीं निकाल सकता, लेकिन 6666 आयतों में से 3.5 आयतें कितना फ़ीसद होती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ईमान का तनासुब उतना ही है। क्योंकि बतौर मुसलमान मेरा ईमान इन्हीं चंद अरकान पे टिका हुआ है जिनका जिक्र 3.5 आयतों में समेटा जा सकता है, चाहे वो अक़ीमुस्सलाता व आतु ज़काता हो या कुतिबा अलैकुम सियाम। दीगर आयत कुरान की मेरे सामने नहीं है, मेरे अरकान का हिस्सा नहीं है, इसीलिए मैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ से भी पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हूँ। इक़रा पे अटक गया हूँ तो बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ तक नहीं पहुँचा हूँ। ये बड़ी अहम बात है कि हमारी तालीम का सिलसिला रब के नाम के साथ जुड़ा होना चाहिए, और नाम इस्म बिना मुसम्मा के कुछ नहीं होता, सिफ़ात के बिना कुछ नहीं होता। तो जब रब की सिफ़ात हर वक्त सामने रहेंगी तो मेरा काम करने का अंदाज़ दूसरा होगा। कल यौम असातिज़ा शुरू होने से पहले की शाम में एक मेरे पुराने तालिब इल्म ने मुझसे ये पूछा कि सर मैं स्टडीज़ में फ़ोकस नहीं कर पा रहा, मुझे कुछ ऐसी बात बताइए कि मैं फ़ोकस कर सकूँ। ये कल ही की ताज़ा बात बता रहा हूँ, यौम असातिज़ा शुरू नहीं हुआ था, उसके बाद से तो मेरे पास बहुत मैसेज आए हैं जिनको मैं अभी तक देख भी नहीं पाया। ये मेरे साथ मसला है, ताख़ीर हो जाती है क्योंकि लोड बहुत है, काम बहुत सारे हैं। तो मैंने उससे ये कहा कि बेटा मैं जैसा समझता हूँ और आप में से जो लोग मुझे सुनते आए हैं वो यकीनन ज़ेरे लम मुस्कुराएंगे कि मैं फिर सूरह नहल का जिक्र करने जा रहा हूँ। मैंने उसको वही बात लिखी कि इंसाफ करने का हुक्म अल्लाह की तरफ से है, तो तुम इंसाफ करो, डू जस्टिस विद वॉट एवर यू डू। तालिब इल्म हो तो हुसूल इल्म के साथ इंसाफ करो। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, अदल करना है, और अदल हर जगह और हर मैदान में होता है। रिश्तों के साथ भी होता है, जिम्मेदारियों के साथ भी होता है। हुसूल इल्म के साथ अदल करो, ये जहन में रखो कि अगर
अदल नहीं कर पा रहे तो 24/7 तुम गुनाह में मुर्तकिब, क्योंकि इंसाफ नहीं कर पा रहे। और यही चीज़ मैं अपने ऊपर रखता हूँ कि मैं अगर जिस जिम्मेदारी पे हूँ उसके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा तो ये चीज़ मेरे लिए मेरी पकड़ का एक बहुत अहम वजह बन सकती है। तो अगर हम इंसाफ करेंगे, जस्टिस करेंगे, तो हुसूल इल्म के लिए उसी तरह सरगर्दा होंगे जिस तरह से मेरे और अल्लामा के असातिज़ा रहा करते थे। आज हमारी मसरूफ़ियात ने हमें यकीनन उस दर्जे पे पहुंचा दिया है जहां अल्लामा ने ज़िक्र किया कि नोट्स दे के पढ़ा दिया जाता है। मैं ख़ुद तालिब इल्म रहा हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में वो टीचर्स याद हैं, और मुझे कभी वो टीचर अच्छे नहीं लगते थे जो नोट्स लेके आते थे, नोट्स डिक्टेट करते थे, नोट्स से पढ़ाते थे। तो पहली चीज़ जो मैंने करी टीचर बनने के बाद वो ये कोशिश थी कि मैं कभी नोट्स लेके ना जाऊँ, और यकीन जाने उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत पढ़ना पड़ता था, बहुत समझना पड़ता था। वो सिलसिला आज भी जारी है। मैं जब भी पढ़ाता हूँ क्लास को तो मैं नोट्स लेके नहीं जाता, इसे पसंद नहीं करता। कुछ हैं इलाके, कुछ शोबे जात ऐसे हैं जिनमें ज़रूरत होती है, जैसे तारीख़ है। हमारे यहाँ भी कुछ शोबे बॉटनी में थे जहाँ ज़रूरत होती है, रेफरेंसेस की वो एक चीज़ अलग है। मकसद क्या होता है कि चीज़ आपको समझे हुए हों जब बच्चे को समझाएं, उस अंदाज से समझाने में एक इम्पैक्ट होती है। आज अगर हम अपनी जगह पे, क्योंकि ऐसे असातिज़ा कोई भी चीज़ खला में वजूद में नहीं आती, हम कहाँ से वजूद में आते हैं? हम समाज से वजूद में आते हैं। अफराद की शख्सियत समाज बनाता है। आज हमारे समाज की नौइयत दूसरी है, लेकिन आज भी एक फ़र्द के तौर पे अगर हम एक शुरुआत करते हैं, एक तब्दीली लाते हैं, तो एक माइक्रो क्लाइमेट अपना हम आज भी बना सकते हैं। आज भी एक नया माशरा वजूद में आता है, और आज बहुत से माशरे वजूद में इस तरह के आए हुए हैं। और आप भी एक ऐसे माशरे का न्यूक्लियस और एक मरकज़ा बन सकते हैं अगर आप इन उसूलों पे चलें। और वो उसूल सिंपली क्या है कि एन्जॉय वॉट एवर यू आर डूइंग, जो कर रहे हैं उसमें लुत्फ़ पैदा कीजिए, वो चीज़ भारी नहीं रहेगी। थका सके न कभी लाख फासले मुझको, कभी बस एक कदम ने थका दिया है मुझे। जो काम जबरन किया जाता है उसमें थकन बहुत होती है, और जिसको आप एंजॉय करते हैं उस पर कभी नहीं थकते। तो एंजॉय करिए अपनी जिम्मेदारियों को, जो कुछ पढ़ते हैं उसे समझिए, ताकि आप भी एक अच्छे टीचर बन सकें। हो सकता है आप ये सोचेंगे मैं तो टीचर कभी नहीं बनना चाहता, लेकिन याद रखिए टीचर से वही नहीं होता जो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता है। हम में से हर एक को एक अच्छा टीचर होना ज़रूरी है, वरना हम ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपको अपने आसपास बहुत से लोगों को बहुत कुछ पढ़ाना होता है, जिसमें आपके अपने आने वाले और होने वाले बच्चे भी शामिल हैं, अपने ख़ानदान के वो अफराद भी शामिल हैं जिनसे आप टच में रहते हैं। हर एक को सीखने सिखाने का मौका मिलना चाहिए। मैं बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर अदा करूँगा, और यकीनन मैं ये कहूँगा अल्लामा से कि इस तेज़ रोशनियों के शहर में मैं भी अंधेरे का ही शायक हूँ, क्योंकि ये हकीकत है कि जब रोशनी बहुत तेज़ हो तो नज़र नहीं आता। आज इतनी चकाचौंध है कि कुछ नज़र नहीं आता, चेहरे भी नज़र नहीं आते। और अंधेरे इसलिए रखते हैं कि साइंटिफिकली जब आप कम रोशनी में होते हैं तो आपका रेटिना खुद खुलने लगता है, आपको चीज़ें अच्छी दिखने लगती हैं। तो इसलिए ये वो रोशनी है जो हमें नाबीना बना रही है। मैं फिर से बीना बनना चाहता हूँ। हम आज सब मिलके इस बात की दुआ करें और कोशिश करें कि हमें अल्लाह ताला दीदाए बीना अता करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन, अभी हम सदारते खुतबा समाअत फरमा रहे थे। नाज़रीन, किसी भी तकरीब की कामयाबी व कामरानी एक मुश्तरका कोशिश दरकार करती है। अब मैं अपने हरदिल अज़ीज़ वाइस चांसलर साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि मेहमान मुकर्रर को शाल पोशी करें। जनाब असलम परवेज़ साहब। एक बार फिर मैं अपने शेखुल जामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेहमान को किताब का तोहफ़ा पेश करें।
और हाज़रीन, ये बात मैं बताता चलूँ कि अल्लामा एजाज़ फ़र्रुख साहब ने हमारे IMC में हैदराबाद में आज़ादारी की रवायत के ऊपर एक रिकॉर्ड कराया था, उसकी CD भी हमारे वाइस चांसलर साहब ने आपको पेश किया। तो आइए हम इजहार तशक्कुर के लिए अपनी कलीग डॉक्टर शाहीन शेख मैडम से गुजारिश करते हैं कि वो आएँ और इजहार तशक्कुर। आज के मेहमान एजाज़ी इज़्ज़त मआब अल्लामा एजाज़ फ़र्रुख साहब, सदर जलसा शेखुल जामिया डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ साहब, प्रो VC डॉक्टर शकील अहमद साहब, रजिस्ट्रार डॉक्टर MA सिकंदर साहब, डीन स्कूल बराए तालीम व तरबियत प्रोफेसर फ़ातिमा बेगम, कारगुज़ार सदर प्रोफेसर शोबे तालीम और तरबियत प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब, मुख्तलिफ़ शोबेजात के डीन्स, HODs, डायरेक्टर्स और दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान, आज के दिन के चमकते सितारे, इस यूनिवर्सिटी के सभी असातिज़ा और जिनसे हम असातिज़ा की शख्सियत है, हमारे प्यारे तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब के सामने एक बहुत ही मीठी और ज़रूरी रस्म निभाने के लिए आई हूँ, रस्म इज़हार तशक्कुर। आप अगर शुक्रगुज़ार हो और इसका इजहार न करो तो वो ऐसा है कि आपने तोहफ़ा तो लिया है पर दिया नहीं, पर हम तोहफ़ा ज़रूर देंगे शुक्रिया अदा करके। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उस पाक परवरदिगार का जिनकी वजह से हमारा वजूद है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज के मेहमान एजाज़ी अल्लामा एजाज़ फ़र्रुख साहब का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने गौ न गौ मसरूफ़ियात के बावजूद हमारी दावत को कबूल किया और हैदराबाद में रस्मी या निसाबी तालीम के आगाज़ और इर्तिका पर एक बड़ी ही दिलचस्प अंदाज में तकरीर पेश की और हमें उससे आशना कराया। एक ख़ास शुक्रिया VC सर का जिन्होंने सदारती खुतबे में हमें इल्म, तालीम, असातिज़ा और तालिब इल्म के बारे में बताया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ प्रो VC सर और रजिस्ट्रार सर का और VC सर का भी जिन्होंने इस प्रोग्राम के इनेकाद में हमारी हौसला अफजाई और रहनुमाई की। एक दिली शुक्रिया डीन और HOD का जिन्होंने इस प्रोग्राम की तंजीमी ज़िम्मेदारी उठाई और उसे बखूबी निभाया। मैं मुख्तलिफ़ शोबेजात के सभी डीन्स, डायरेक्टर्स, HODs और एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। काबिल ज़िक्र यहाँ पर है कि कुछ लोगों ने जो हमारी मदद की है, IMC की जिन्होंने इस प्रोग्राम की वीडियो रिकॉर्डिंग और फ़ोटोज़ निकाले हैं, डायरेक्टर DD सर, डॉक्टर KR इकबाल सर का जिन्होंने ये ऑडिटोरियम हमें मुहैया किया है, और इंजीनियरिंग सेक्शन, PRO ऑफिस, एस्टेट सेक्शन और फाइनेंस डिपार्टमेंट का जिनके ताउन के बगैर ये प्रोग्राम पॉसिबल नहीं था। एक ख़ास शुक्रिया डॉक्टर आबिद मोइज़ का जिन्होंने मेहमान ख़ुसूसी के साथ हमारा राब्ता कायम करने में हमारी मदद की। इस प्रोग्राम के इंचार्जेस डॉक्टर विकारुन्निसा मैडम और मिस्टर फ़रत अली सर का भी शुक्रिया जिन्होंने इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया है, कामयाब बनाया है। एक ख़ास शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद मुशाहिद सर का जिन्होंने इस प्रोग्राम की निज़ामत की है। शोबे तालीम और तरबियत के सारे असातिज़ा का भी शुक्रिया जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की और जब ज़रूरत पड़े तब यहाँ पर मदद की इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में। और आखिर में मैं उन सारे तलबा और तालिबात का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने जोश और खरोश से इस प्रोग्राम में शिरकत की और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। आखिर में मैं उस्ताद के लिए एक शेर पेश करना चाहती हूँ। रहबर भी ये, हमदम भी ये, गमखार हमारे उस्ताद ये,
कौमों के है मेमार ये। तो आप अगर आगे जाकर जो शोबे तालीम और तरबियत के स्टूडेंट्स हैं, आगे जाकर आप उस्ताद बनने वाले हो, तो ये ध्यान रखें कि आप इस कौम के मेमार हैं और उसी तरह से अपना काम अंजाम दें। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।